नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भू-आकृतिक स्वरूप यानी कि राजस्थान के भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच के बारे में आज हम बात करेंगे। राजस्थान के भू-आकृतिक स्वरूप को जानने से पहले हम भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भूगर्भिक संरचना का संबंध किसी क्षेत्र की शैलों की संरचना एवं उद्भव से होता है। यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की चट्टानों की संरचना कैसी है एवं उन चट्टानों का उद्भव कैसे हुआ है उसके बारे में जानते हैं या अध्ययन करते हैं। वहीं हम बात करें उच्चावच यानी कि रिलीफ की, तो उच्चावच के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र में अवस्थित भू स्वरूपों के बारे में जानते हैं या अध्ययन करते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में अवस्थित भू स्वरूप जैसे कि कोई पठारी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है आदि भू स्वरूपों का अध्ययन हम उच्चावच के अंतर्गत करते हैं। अगर हम बात करें भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच की, तो ये दोनों पृथक न होकर एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि भूगर्भिक संरचना ही किसी प्रदेश के उच्चावच के विकास का निर्धारण करती है। यानी किसी प्रदेश का उच्चावच किस प्रकार का होगा इसका निर्धारण उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना या शैलों की संरचना ही निर्धारित करती है। अब हम बात करें राजस्थान के भू-आकृतिक स्वरूप की, तो राजस्थान का भू-आकृतिक स्वरूप विशिष्ट एवं विविधताओं से युक्त है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के भूगर्भिक संरचना की। तो राजस्थान राज्य की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ एक और प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग की शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है, तो दूसरी ओर अत्याधुनिक समय की वायु द्वारा जमा की गई मृदा है। यानी कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर हमें एक और तो प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से युक्त अरावली पर्वतमाला देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर हमें अत्याधुनिक या वर्तमान समय में वायु द्वारा जमा की गई मृदा देखने को मिलती है। अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीन ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें तथा उसी के साथ साथ दहली और विंध्यान समूह की चट्टानें भी देखने को मिलती है। साथ ही हमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार, जो कि मालवा का पठार का ही एक भाग है, वो भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ बनास, माही, चंबल आदि नदियों के बेसिन भी देखने को मिलते हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना साथ साथ देखने को मिलती है। यानी कि हमें यहाँ आर्कियन युग व प्री कैम्ब्रियन युग की संरचनाएं हमें एक साथ देखने को मिलती है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में भौमिकीय कालानुक्रम में परिवर्तन आए हैं, जो कि यहाँ की चट्टानों की संरचना से स्पष्ट होते हैं। यानी कि यहाँ की भूगर्भिक संरचना में जो समय समय पर जो परिवर्तन आए हैं, वो परिवर्तन हमें यहाँ की चट्टानीय संरचना से देखने को मिलते हैं, चट्टानीय संरचना से स्पष्ट होते हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना को हम 3 महाकल्पों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आद्य महाकल्प, दूसरा है पुराजीवी महाकल्प और तीसरा है नवजीवी महाकल्प। तो ये तो बात की हमने राजस्थान के भूगर्भिक संरचना के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के उच्चावच या धरातल के बारे में। राजस्थान के उच्चावच एवं धरातल की बात करें तो राजस्थान का उच्चावचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा ही निर्धारित है, जो कि यहाँ पर लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपों का ही परिणाम है। धरातलीय दृष्टि से राजस्थान के उच्चावच को हम 4 भागों में या 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार।
अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो यह क्षेत्र राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र है, जो कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र है। इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान राज्य के जो ज़िले आते हैं उनमें हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर। ये ज़िले प्रमुख हैं जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग इसके अंतर्गत आता है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें तो इस प्रदेश में हमें बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, जिनमें कि जो कि आकार, स्वरूप और विस्तार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख है रेखीय या पवनावर्ती बालू का स्तूप, दूसरा है बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, तीसरा है पैराबोलिक बालू का स्तूप और लास्ट चौथा है तारा बालू का स्तूप। यानी कि हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अनेक बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, जो कि आकार, स्वरूप और वायु की दिशा के आधार पर अलग अलग प्रकार के हैं। और वहीं बात करें हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की तो इसमें जो जैसलमेर जिला है, उस जैसलमेर नगर के दक्षिण में आकल वुड फॉसिल पार्क है, जहाँ की प्राचीन वनस्पति एवं जीवावशेष देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सबसे पहले भाग यानी शुष्क रेतीले प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है शुष्क रेतीला प्रदेश, दूसरा है लूनी जवाई का मैदान, तीसरा है शेखावाटी प्रदेश और चौथा है गग्गल का मैदान। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क रेतीले प्रदेश के बारे में। शुष्क रेतीला प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जो कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में स्थित है। यानी जो यह प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में स्थित है। और इसके अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर एवं चूरू का पश्चिमी भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश में हमें बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं या बालू का स्तूपों का वृहद विस्तार हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्रमुख बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं उनमें प्रमुख है बरखान बालू का स्तूप, यानी बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों की यहाँ अधिकता देखने को मिलती है। इस प्रदेश की अन्य भू आकृतिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर हमें उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग, छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती है तथा यहाँ कुछ खारे पानी के गर्त भी है। अगर इनकी बात करें तो इनमें है पोखरण, लून करनसर प्रमुख गर्त है, जो कि खारे पानी के गर्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रदेश की, वह है लूनी जवाई बेसिन। इसे गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यानी लूनी जवाई बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो यह क्षेत्र पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर एवं नागौर के दक्षिणी भाग में स्थित है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत से निकलकर दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। लूनी नदी का संपूर्ण उपवाह क्षेत्र एक जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। यहाँ कहीं कहीं एकांकी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं और कुछ बालू का स्तूप भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के प्रमुख खारे पानी के गर्तों की बात करें तो यहाँ पर पंचभद्रा, सनवरला, कपराना आदि प्रमुख खारे पानी के गर्त हैं और इस क्षेत्र में भूमि पर लवणीयता की मात्रा अधिक देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हम तीसरे प्रदेश की बात करते हैं, वो है शेखावाटी प्रदेश। इसे बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख जिले आते हैं उनमें हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू तथा नागौर जिले का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है। यहाँ मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रमुख अंतरप्रवाहित नदियाँ भी देखने को मिलती है जो कि कुछ दूरी तक बहकर विलुप्त हो जाती है। अगर इन नदियों की हम बात करें तो इन नदियों में प्रमुख है मेघा नदी व रूपनगढ़ नदी, जो कि अंत में जाकर वर्षा के समय अंत में जाके सांभर झील में गिरती है या अपना जल उसमें गिराती है। यहाँ कुछ बालू का स्तूपों पर वनस्पति भी देखने को मिलती है। अगर यहाँ के इस क्षेत्र के प्रमुख लवणीय ग्रहों की बात करें तो उनमें है डिडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, कुचामन आदि प्रमुख लवणीय गर्त हैं शेखावाटी प्रदेश के। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर के प्रदेश की, यानी घग्गर के मैदान की। घग्गर का मैदान, अगर घग्गर के मैदान के विस्तार की बात करें तो घग्गर का मैदान गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है, जो कि एक मैदानी क्षेत्र है। घग्गर नदी को मृत नदी या डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसे स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है। घग्गर नदी के विस्तार की बात करें तो यह हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक प्रवाहित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र यानी घग्गर का मैदान एक समतल मैदानी क्षेत्र है और सिंचाई सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र राज्य का प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र बन गया है। इसमें इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख भूमिका रही है, यानी कि कृषि उत्पादक में अग्रणी क्षेत्र होने का कारण इंदिरा गांधी नहर की उपलब्धता है या इंदिरा गांधी नहर से पानी की उपलब्धता होना है। तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं, मैप में हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को देखेंगे। इसमें हमें जो पश्चिम का भाग है उसमें एक लाइन खिंची हुई है जो कि हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के इंगित करती है। इसके उत्तरी भाग में हमें घग्गर का मैदान देखने को मिलता है, जबकि दक्षिणी भाग में हमें उत्तरी भाग में तो घग्गर का मैदान देखने को मिलता है, जबकि उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें शेखावाटी प्रदेश देखने को मिलता है और शेखावाटी प्रदेश के दक्षिणी भाग में हमें लूनी बेसिन देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की राजस्थान के भूगर्भिक संरचना के बारे में एवं उच्चावच के बारे में, और उसमें से राजस्थान के उच्चावच के बारे में हमने बात की और उसमें से हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात की। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट उच्चावच प्रदेशों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।